जो चैप्टर है एनसीईआरटी में दिया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी होती है विद्युत स्थैतिकी, विद्युत स्थैतिकी। इसकी अंग्रेजी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको परिभाषित करना है, इसको समझना है। गाल पर से ठेया हटाइए, दिमाग चले जाएगा अंतरिक्ष में। आप सोचिएगा अच्छा आप ही का रिसर्च है। विद्युत स्थैतिकी का अंग्रेजी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका नामकरण किया गया है आपका एनसीईआरटी में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वही है पहले का, ठीक है। परिभाषित करने का तरीका है कि इसको आधा आधा भाग में बांटिए। यहाँ से आप बांटिएगा, यहाँ पे विद्युत स्थितिकी आधा बट गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ से बांट दीजिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आधा आधा भाग में बटा। समझ रहे हैं ना। विद्युत बनता कौन चीज़ से है तो आवेश से। छोटे क्लास में पढ़े हैं, आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। आवेश माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तो करंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो करंट, इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो करंट बनेगा। कृपया किताब में न देखें, किताब में हतनी सा दिया होता है, वर्मा जी पढ़ाएंगे हेता ना, तो आप ये इधर ध्यान दीजिएगा तो सब चीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि लिखवाएंगे तो 1 से 1.5 पन्ना हो जाएगा, और नहीं लिखिएगा तो नहीं समझिएगा तो दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश जो है, सुनिए, आवेश से क्या बना, विद्युत बना है। और स्थैतिकी का मतलब होता है स्थिर, स्थिर माने विराम, स्थिर माने विराम। परिभाषा इसी से बना देंगे हम। देखो विद्युत माने आवेश से बना है विद्युत, और विराम से बना है स्थैतिकी। तो यहाँ पे 2 शब्द मिल गया। आवेश किस अवस्था में है, विराम। तो जब आवेश जो होता है वो विराम की अवस्था में होता है, रेस्ट की अवस्था में होता है, उसके अध्ययन को, उसी के पढ़ाई को हम विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो कोई पूछेगा विद्युत स्थैतिकी क्या है, तो यहाँ 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। विद्युत आवेश से बना है, स्थैतिकी माने विराम। तो जब आवेश विराम की अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका नाम बदला भी जा सकता है। विद्युत को इधर ला दिया, स्थैतिकी को इधर ला दिया, स्थैतिकी को स्थिर लिख दिया, अरे स्थिर माने विराम ना होता है, और विद्युत से विद्युतिकी बना दिया, विद्युतिकी। तो दूसरा नाम तैयार हो गया कि विद्युत स्थैतिकी को स्थिर विद्युतिकी भी कहते हैं। 2 नाम हो गए। विद्युत स्थैतिकी को स्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। अंग्रेजी हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स माने कौन चीज हो गया, स्टैटिक, बदल दिया गया। समझ रहे ना। तुरंत पूछे लगा, ध्यान दी हो, रो मत, भुला जाइए, इधर देखिए। मिला बात भुला जा, बहुत पहले के बात रहे, मेला खत्म हो गई, तू ना गई कहते नहीं, चल जा रो तरह बड़ा। स्थिर विद्युतिकी का नाम है घर्षण विद्युतिकी। घर्षण विद्युतिकी क्यों नाम पड़ा, अब जानते हैं घर्षण विद्युतिकी क्यों। घर्षण होता है ना तो विद्युत उत्पन्न हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। कनपट्टी रगड़ दीजिए, कौनों का कनपट्टी रगड़ दीजिएगा ना, करंट पैदा कर देगा। उठ के 3 तबड़ लगा दी, कहे रे तो तोरो अंदर करंट पैदा होगा। अब तेहू गति में, जहाँ गति में चलेगा। आवेश जब विराम में रहेगा तो भाई विद्युत स्थितिकी, जहाँ आवेश चलना चालू करेगा तो कहेंगे कि करंट हो गया। ऐसे ही देखो, हमें ही पढ़ाए अब भाई, आवेश जो है वो विराम में है, जहाँ गति करेगा। ये तो धामिल करो, इस तरह होता है। घर्षण विद्युत, जब भी घर्षित करिएगा, कोनो चीज को रगड़िएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, करंट पैदा होगा। तो इसका नाम हो गया घर्षण विद्युत। 3 गो नाम हो गए सर, ठीक है। एक हो गया विद्युत स्थैतिकी, एक वो नाम हो गया स्थिर विद्युतिकी, एक हो गया घर्षण विद्युतिकी। विद्युत स्थैतिकी के ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। अब समझिए, पहले आपके एनसीईआरटी में तनिकी सा दिया गया है, लेकिन तनिकी सा का मतलब है कि क्वेश्चन उठा देता है, देले बहुत नहीं सा, और वही में से क्वेश्चन पूछ दी, बस लगभग कूदे।
तो वैसा काम नहीं करना है कूदने वाला, समझ रहे ना। उसको बढ़िया तरीका समझ लेना है कि 1 पन्ना 1.5 पन्ना का जो भी लिखवाएंगे वो सब क्लास में आपका याद हो जाए। अब सबसे पहले हम लिखवाएंगे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। तो इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत आपके क्लास में दिया गया है कि उसको बताइए कि चार्ज का नाम है विद्युत अवस्था क्षेत्र, चार्ज के बारे में पढ़ना है तो किस प्रकार से उद्भव हुआ, किस तरह से खोज हुआ। सबसे पहले इसका श्रेय जाता है विद्युत स्थैतिकी के बारे में, तो थेल्स को, थेल्स ऑफ मिलेटस लिखा होता है। थेल्स कहाँ के थे? तो मिलेटस के थे। बहुत जगह पर लिखा हुआ है कि मिलेटस क्या है, तो बोला कि राज्य है। बहुत जगह पर लिखा है कि मिलेटस शहर है। हम लोग फिजिक्स के आदमी हैं, इतिहास भूगोल से तो मतलब नहीं है, तो राज्य है कि देश है कि का है से का मतलब है। स्थान लिख दें हम, बातें खत्म हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो राज्य हो तब हम स्थाने में आई, शहर होगा तब हम स्थाने में आएगा। किस देश में था? यूनान में। किस में था? यूनान में। आज से लगभग 600 ईस्वी पूर्व की बात है, ईसा मसीह के 600 साल पहले की बात है। माने अभी ईस्वी चल रहा है, हम ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों उम्र को जोड़ा जाता है। अभी 2021 चल रहा है। सुनिए, 600 ईस्वी पूर्व का बात है, तो ईस्वी में ईस्वी पूर्व को जोड़कर उम्र निकाला जाता है, समय निकाला जाता है। जैसे हम कह दें कि 100 ईसा पूर्व, तो 100 अभी का कितना? 2021 जोड़ेंगे तो उम्र का पता चलेगा। कैसे हो रहा है ये? ईसा मसीह का नाम सुने हैं? ईसा मसीह का जब बर्थडे हुआ, वहाँ से 1 2 3 4 5 6 2021 साल हम लोग बिता चुके हैं। बात समझ रहे ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले जितना जाइए, अब 600 के बात है, 600 ईसा पूर्व, तो 1 2 3 4 है, उल्टा भागता नहीं हम। 600 इधर गए, 2021 इधर गए, टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा? 2621 साल पहले की बात है। 73 गो दादा मरल हुई, ओकरा पहले ही प्रकट भइल। 73 गो दादा मरल हुई, ओकरा पहले कौन प्रकट हुए होंगे? थेल्स महाराज, समझ रहे ना। थेल्स का एगो चेला था और उनका एगो और चेला था। तो थेल्स का चेला, उनका एगो और चेला, ठीक है, उसका नाम था पाइथागोरस। नाम सुने हैं? तो पाइथागोरस थेल्स के चेला का चेला था। थेल्स को प्राचीन ज्यामिति का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने कहा कि ये बाप श्री हैं, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अरस्तु के अनुसार ये पिताश्री हैं। कौन? थेल्स। कौची के? ज्यामिति के। बाद में यूक्लिड को घोषित कर दिया गया। तो नाम सुने होंगे कि ज्यामिति का जन्मदाता कौन है? यूक्लिड है। लेकिन सबसे पहले थेल्स के बाद ये भी दार्शनिक थे। अरस्तु भी दार्शनिक थे, ये भी दार्शनिक थे। माने अरस्तु छोटे थे तो थेल्स के नियमों को पढ़ते थे, और न्यूटन छोटे थे तो, और तुम लोग छोटा है तो न्यूटन का नियम पढ़ रहा है। इसी में कौन साइंटिस्ट पैदा ले लेगा तुम? तो भविष्य में कहा जाएगा 400 साल के बाद, नीरज जी जो है वो थेल्स के नियम को पढ़ते थे, और थेल्स के ठीक है न्यूटन के नियम को पढ़ के बढ़े। आज वो, ठीक है, ये भूसा का खोप का फादर घोषित फादर ऑफ भूसा खोप। ध्यान दीजिए। तो आज से 2600 साल पहले की बात है। कुछ मत लिखिए, लिख लिए क्या नीरज? फादर ऑफ भूसा खोप लिखे हैं क्या? महाराज कुछ लिख दे रहे हैं। हम ये सब कहते हैं तो आप वही लिख दिए। अब थेल्स महाराज एक समय की बात है, ये जो मिलेटस है ना, तटीय प्रदेश है। तटीय माने जो तट के किनारे हो, समुद्र के तट के किनारे होता है। तो मन नहीं लग रहा होगा, तो थेल्स महाराज घूमने चले। अब थेल्स महाराज जब घूमने चले तो घूम रहे तो समुद्र के किनारे बाल्टिक नामक समुद्र था। कौन समुद्र था? तो बाल्टिक नामक समुद्र के किनारे घूम रहे थे। क्या नाम था? घूमते घूमते किनारे पर उनको पीले रंग का पदार्थ मिला, पीला पदार्थ, जिसका नाम था अंबर। ताहरा मिलित ले जाके छिलछिलिया खेले लगता। ताहरा फेंक तो सार कावना के कितना दूर जाता, फेंक नचा के फिर हार गई निकाल पार्ले जी ना। गाँव देहात में लागेला पार्ले जी के क्रिकेट होला, तो वह सील्ड हट पार्ले जी खा जा, ठोंगा धरा दो। तो पीले रंग का पदार्थ मिला, इसको लेके गए। और अब क्वेश्चन आ गया कि अथी अंबर का रंग क्या होता है? तो पीला। और फिर कहिएगा ये ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा मन से, तब ना पता चलेगा। अब पूछ दिया परीक्षा में कि अंबर का रंग कैसा होता है, तो हाँ आँख मूंद लेला परीक्षा में, सोचे दे।
नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, गाना याद करो, नीले नीले अंबर पे नीला टक, 76 नंबर मिलेगा वो अंबर है आकाश वाला अंबर। ये अंबर पदार्थ का नाम हम बोल रहे हैं तो अंबर का रंग कैसा होता है? इसको लेके गए आप बिल्ली के खाल पे रगड़ा। तुम लोग अगर कोनो पदार्थ मिल जाए बिल्ली का सुअरी के देह पर रगड़ेगा तो घर के गार्जियन कहेगा पढ़ाई छोड़वाओ, लड़का पागल हो गई। जब देखा था तो कुत्ता के देह पर रगड़ देता, 2-3 गो कुत्ता के बच्चा के रगड़ के मुँगा दिलस, बस में इसका मतलब हुआ कि साइंटिस्ट का दादा हो गया है। लेकिन ये जो थे थेल्स महाराज लेके गया बिल्ली के खाल पर रगड़े। ठीक है, हम थेल्स हैं, दीजिए। अब ये बिल्ली नहीं, कोई बिलार है, बिल्ली इसमें तो कोई आएगा तो बिलारे ना होगा। आ जाइए नीरज जी, आप ही आ जाइए, छोड़िए। है देखिए हम रगड़ेंगे माथा पर तो म्याऊ कहिएगा। इधर आइए, देखिए हम थेल्स हैं। हम कौन है? थेल्स महाराज को जब अंबर मिला लेके गया बिल्ली के खाल पर रगड़ा, बोल म्याऊ बोल ना, ऐसा रगड़ा, समझ रहे ना। तो रगड़ने के बाद जब कागज के टुकड़ा के पास ऐसे लेके गए, ठीक बिलार नहीं खे, नौकली बिलार है, ठीक है। खैर मत नवाब, तेल लगाया है तू? यस सर। इसीलिए नहीं खींच रहा है, तेल वाला बिलाई है, तेल वाला सुने। तेल से कम काम कर, अरे चार्ज कम होता है, समझ रहे ना। फिर भी अब टानता। जाइए। इसका मतलब हुआ कि जब अंबर को लेके गए और बिल्ली के खाल पे रगड़ा तो देखा कि अरे तो चार्ज हो गई, तो टानो था। तो बाद में पता चला कि जब अंबर को हम बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं तो क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, तो आंसर में लिख बिल्ली बोली म्याऊ। ये ना लिखिए ऐसा कि चार्ज हो गया। पूछा जाएगा कि बिल्ली को जब अंबर को जब बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाएगा तो क्या होता है, तो लिख लें कि बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊ बोलती है। आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चार्ज हो जाता है। क्या होता है? चार्ज हो जाता है। हमारे डायलॉग मारता है 76 नंबर 3 गाना गाओ, करुए तल गाओ ना, पढ़ा देवे से इधर बोका कहीं क्या पढ़ावत है, तो गावत करुत। अंबर को जब रगड़ा तो देखा कि चार्ज हो गया। छोटे छोटे धूल कण को, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। कहा तो इन्होंने इतना ही बताया, थेल्स ने ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं किया, इतना ही बताया, ठीक है। तो अंबर का रंग क्या था? पीला था। कौची के देह पर जाकर रगड़ दिया? बिल्ली, एकदम याद है ये सब। और बिल्ली के देह पर रगड़ा तो देखा कि यार ये तो भन भन टानता। कौची को? तो कागज के टुकड़ों को, धूल कण को अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित करता। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो एगो प्रकट हो गया, भगवान बोले तथास्तु प्रकट हो जो ना। तो इंग्लैंड में एगो प्रकट हो गया, वही घड़ी ना 2200 साल के बाद, 1600 ईस्वी की बात है। ये ईस्वी की बात है, ये ईसा पूर्व की बात है। बीच में और लोग आए होंगे लेकिन लिखित रूप में प्रमाण नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि सबसे अधिक, ठीक है, पूरा क्रिकेट टीम में, पूरा वर्ल्ड में छक्का मारने वाला कौन है, तो कहेगा क्या? रमेशवा। कौन है? बथानी में खेले। उसका लिखित रूप में प्रमाण नहीं ना है, आपको बताना पड़ेगा। जो लिखा गया है इतिहास में, जो लिखा गया उसको बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होंगे जानकारी नहीं है कि लिखा गया किसे का, तो जिनका लिखा गया उसके बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। तो इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी का आप लोग नाम सुने होंगे, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ नाम सुने हैं? एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, तृतीय, इस तरह से महारानियाँ होती थीं। एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में एक डॉक्टर थे, बहुत जगह चिकित्सक लिखा है, बहुत जगह इंजीनियर लिखा है, तो ये हम लिख देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इन्हीं के दरबार में ये डॉक्टर थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था डी मैग्नेटो। याद रखना है कि ये पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है। कोई पूछेगा डी मैग्नेटो क्या है, तो किताब का नाम है। कौन सी का नाम है? किताब। इसमें किताब में लिखा था कि बबुआ थेल्स, तुमने तो सिर्फ एगो बता दिया कि अंबर को जब हम रगड़ते हैं बिल्ली के खाल पर, ठीक है। अब एगो CBSE वाली इसी तरह से लड़की, बंतु लड़का लड़की बहुत ना आ जाता है। हम पढ़ा रहे थे इसी तरह से कि जब किसी अंबर को जब बिल्ली के खाल पर रगड़ा गया तो पढ़ देना कहती है व्हाट बिल्ली, व्हाट कहते व्हाट बिल्ली, CBSE के व्हाट बिल्ली। तो हम कहेंगे व्हाट बिल्ली, बिल्ली मीन्स कैट।
कहते ओ या कैट, तो उसका नाम रख दिए ओ या कैट। मतलब छपरा का लड़का होकर लड़के होकर तुमको कुकुर नहीं बुझाएगा। यहाँ कुत्ता भी नहीं कहता है, कुकुर इज कमिंग। अंग्रेजी बोलने से कुकुर इज कमिंग, बिलाई इज भागिंग। अतः तुम कह रहा है कि बिल्ली बोल रहा है, तो हम अच्छा बोल दिए ना, तो हमने कि तो बिलाई या बिलार कहे नहीं समझ कहते ही नहीं कहते हैं। यहाँ बिल्ली कहाँ कहा जाता है, यहाँ बिलार। तब कुत्ता नहीं बता, कुकुर। ओकरो ले कटास बोलो, समझ बोलो आप। सुनिए, तो यहाँ बता रहे कि डी मैग्नेटो में लिखा गया था, डी मैग्नेटो में कहा कि हम जो अभी यहाँ प्लास्टिक लिए हैं, दीजिए तो ये अंबर का नहीं ना है, ये प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को रगड़ा जा रहा है इस तरीके से, तो कागज के टुकड़ा को ये भी खींच रहा है, लेकिन थेल्स ने प्लास्टिक के बारे में नहीं बताया, थेल्स कौची के बारे में बताया, हई बता दे रहे। कहते का अंबर तो है ही, थेल्स जी आपने तो सही कहा कि अंबर है, अंबर तो है ही। अंबर के जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, लाख हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है, शीशा हो गया। इन पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो ये भी आवेशित होकर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। माने थेल्स के अनुसार अंबर और विलियम गिलबर्ट के अनुसार अंबर के अलावे भी बहुत सारा पदार्थ है, जिनको जब दूसरे पदार्थों पर रगड़ेंगे तो वो भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा, वो भी क्या करेगा, खींचेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये किसने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने। एक और बात वो महारानी थी, आप महाराजा हैं, ठीक है, धन्य प्राणी हैं आप। भगवान निर्माण के लिए तर फुर्सत में अतल मेमोरिया गिर गए ऊपर एम्बर दिया। हम बता रहे हैं कि हई एलिजाबेथ के दरबार में थे तो रिसर्च करने के लिए हई थी, तो हई कोर्ट कचहरी में क्या करता था, हई महारानी ना थी। मोदी जी रिसर्च करेंगे तो ये सब वैज्ञानिक क्या करेगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, सुनिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहे हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होती हैं। कौन पट्टी गर्म हो जाएगा, भगवान से भेंट, ठीक है, गर्म हो जाएगा। चाहे सुतले बा कौन धोकर रगड़ देना का है। तो यही चल रहा है क्लास में, यही टॉपिक चल रहा है घर्षण विद्युतिकी। तो हमको लगा कि तुम चार्ज हो रहा है कि नहीं, सुतले में धोकर रगड़ दिए कनपट्टी, उठ के 2-3 लपड़ लगा दी, तुम चार्ज हो ना। तो इसलिए कनपट्टी रगड़ने के चक्कर मत रहिएगा। तब कहा विलियम गिलबर्ट ने कि जब दो वस्तुओं को इस तरह से आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होती हैं, और गर्म होकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो वस्तुएं चार्ज हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में देखा करो, जब भी कहते हैं क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन जाके देखना चाहिए। पूछा था कि किन कारणों से वस्तुएं आवेशित होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के चलते। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो वस्तुएं क्या होंगी, आवेशित हो जाएंगी। एक वस्तु से जब दो वस्तुओं का रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में गया। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उसको विट्रियस, कौची, विट्रियस। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उसको रेजिनस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कौन, विलियम गिलबर्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विट्रियस क्या है, तो कहते हैं कि पते नहीं। किसी से पूछिएगा विट्रियस क्या है तो कहेगा रेजिनस क्या है, डी मैग्नेटो तो बात समझ रहे हैं ना। इसे कुछ अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, उसके बारे में दाढ़ी मत सुरे डरवा रहे हैं आप हमको महाराज। तो दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा जो देगा उसको विट्रियस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको रेजिनस। तो एगो अमेरिका में प्रकट हो गया, भगवान बोले तथास्तु प्रकट हो जा। तो अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिका, ठीक है, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि गिलबर्ट आते तो सही कलिस कि जो दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर जो देता है इलेक्ट्रॉन उसको विट्रियस, जो लेता है उसको। इसने कहा कि रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, जो देता है उसको धनावेशित और जो लेता है उसको। तो अब तो हेकरे नाम हो गई ज़्यादा, क्या कि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि जो तत्व आवेश देता है धनायन, जो लेता है उसको ऋणायन कहा जाता है। लेकिन भाई जानना चाहिए कि विट्रियस माने धनावेशित और रेजिनस क्या है। अब कंपटीशन का एक क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि अंबर एक रेजिनस पदार्थ है कैसे।
क्वेश्चन पूछा था अंबर एक रेजिनस पदार्थ है कैसा। हम अभी बोले हैं कि दुनिया के सारे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको रेजिनस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको विट्रियस कहते हैं। बात समझ रहे ना, उसको विट्रियस कहा जाता है। तो अंबर चूंकि इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए एक रेजिनस पदार्थ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, पूछता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा? अरे गर्म हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा तो उसके बाद कूदने लगेगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कि जब भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर गति करना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को गर्म करिएगा तो भागेगा। कोई खटिया पर आराम से बैठा हुआ है, आराम से अगरबत्ती ले गई धो के दाग दिला तो वहाँ बैठ के कही का कि दाग और दाग गुदगुदी होता दाग, वो पहले भागेगा, नहीं भागेगा, कहा कि जब उसको दागिएगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी, वो गति में आ जाएगा। उसी तरह से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर गति में आ जाता है, गति करने लगता है, तो इन्हें से उन्हें भागता है, एक वस्तु से दूसरा वस्तु में चला जाता है। तो कहता है कि क्या दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा? और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के चलते वस्तुएं आवेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन जब तक एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएगा वस्तु आवेशित नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आया था कि क्या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वस्तु के द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होता है? मैंने कहने का मतलब है कि दो दीजिए तो कलम को ही दो रगड़ेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से अभी आ रहा होगा चाहे जा रहा होगा तो क्या द्रव्यमान में अंतर आएगा? पता नहीं चलेगा। अब ऐसा थोड़े है कि धक्के ट्रक पर से रगड़ दिया हल्का हो गया, अब क्या रे टांग लीजिए, टांग दे, रगड़ दे हल्क हो गया, लेके भाग। कहत नहीं ट्रक साइड में लगा नाम मन रगड़ दिया, ट्रक टांग लीजिए, चौरे हिला दिला सो ऊपर, क्या लेके भाग गया, रगड़ दिला सो हल्क हो गया। इतना हल्का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए खड़ा हो जाइए, चाहे भी खड़ा होइए, इनका 65 किलो वजन है, मान लीजिए, उतना तो नहीं होंगे, 50 किलो 45 किलो के होंगे, लेकिन 65 किलो मान लीजिए वजन है, तौलवा रहे हैं 65 किलो। जैसे नीचे उतरले तले हइका के लेंगे केस नोच के भाग गए, नोचल हन कस के लेके 2 केस आ गई है, कहे कि क्लिनिक प्लस खात रहनी, लगावत ना रहा ना, तो अंदर से जाके मजबूत कर दे रहा। 2 केस नोचल से अब कहता सर जोखवावे दे तो कौन ठीक बा, जोखवैले तले आप 5 किलो को हो गया, 60 किलो नोच ले। ऐसा हो सकता है? 60 किलो नोचेगा? लेकिन उस बाल का भी कुछ ना कुछ वजन है। सोना तौलवाते समय कहिएगा इसका कोई महत्व नहीं है, धो दीजिए, 2 केसवा धो दीजिए, दे देगा, वह केसवा निकालेगा, हैंगो दुकानदार हैंगो तौल रख दी, करे पैसा बढ़ाओ तरी, केस उतार, क्योंकि उसका भी कुछ वजन है कि नहीं वजन है। बैठिए, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ वजन को भी लेके जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना लेके जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि 3 ताला पर से 65 किलो का आदमी कूद गल 2 ताला पर, ठीक बा, अब 65 किलो उन्हें छोड़ के कूदल हो, अरे तो हवा लेके हो गए, हाँ तो पूरा वजन तो उन्हें छोड़ ले बनी, ताकि चोट लग जाए। फिर यहाँ से कूदबे तो यहाँ से कूदम तो देखा था कि और कुछ हुई तो और कुछ छोड़ दें, ग्राम छोड़ दें। 65 kg का आदमी है आ कूद गया तो 60 किलो छोड़ के कूदेगा? तुम कूदेगा तो साथे वजन लेकर कूदेगा। इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कूदेगा तो अपना वजन साथे लेके कूदेगा, समझ रहे ना? तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाथना लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 से इतना गुना करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 से इतना गुना करेंगे, कोई दिक्कत? इस तरीके से तो अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो क्या द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? जौना में से निकलता वो हल्का हो जाएगा, जना के देह पर कूद गए भारी हो। जैसे मान लीजिए आप खड़ा हो जाइए, आप मान लीजिए 30 किलो के हैं, कितना किलो के हैं? 30 kg के। आपके बगल का व्यक्ति 28 kg का है, बैठ जाए, समझा, पीछे के लोग के नहीं लुकत। 28 kg वाला ने 30 किलो को गुदगुदाना चालू किया, ले होई गुदगुदा रहा है, ये भर पेट खैले बा, आते गुदगुदावा तरीस देह पर उका दिया। पहले समझिए आप,
तो फिर कहेगा का रे हल्का हो गया, तो कह हाँ 30 किलो के लू 29 किलो वो कोई होगा, 29 किलो वो खाएगा ना। अरे उल्टी कह दिया, 2-4 गो रोटी था उसके देह पर उगिल दिया। तो सुनिए, तो क्या वजन का अंतर पड़ा? तो वजन का अंतर ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा। मान लीजिए कि 250 खाया था, 250 उगिल दिया। सुनिए, तो है 30 किलो में 250 घट गया, जब ना देह पर वो कोयले रहा तो 250 ग्राम बढ़ जाएगा। 28 किलो प्लस 250 ओकाई, बात समझ रहे ना? अब पूछने दीजिए हमको, आप खड़ा हुई, आप बताइए सर, अंबर का रंग कैसा था? क्या बोले हैं? अरे बोलने दीजिए, अंबर का रंग कैसा था? ठीक तो बोले बोले। हाँ, ले जाकर थेल्स ने कौची के देह पर रगड़ा? हाँ बिलाई। हाँ वही चीज़ है, बिल्ली या बिलाई एक ही चीज़ है। अभी मत क्या वाट बिल्ली ना, वो अंग्रेजी मीडियम का होगा ना कोनो खतरनाक, तो स्टाइल मारल सर वाट बिल्ली। अरे भाई कितनों आप इंग्लिश जानिएगा, आप छपरा में हैं तो आप कहिएगा, जाकर रोड पर कहिएगा ठीक है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस एप्पल्स, निश्चित बात ठेला पर से किलो चला कर मार कपार फाड़ दो। गाली दे रही है मुझे, ले हई वहाँ कहे पड़ी सेब का पढ़ लेला, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेला, भोज में बैठ गया, कहता NaCl दे, ओकरा बुझाता नहीं कि लिया के सल्फासे डाल दी। तरकारी खैले का रे, भोज में खैलस जगा दिलस फिर पूरी। बैठिए, खड़ा हुई। दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, तो वस्तुएं आवेशित होती हैं। क्या इस कारण से द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है तनी कम हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन चला गया वो तनी भारी हो जाएगा। बढ़ जाइए। कितने लोग समझे? हाथ उठाइए। पूरा समझ गए हैं?